हेलो। 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 हाँ, मैं सीए विकास जैन आपका स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। आप मेरे साथ मेरी टीम से कपिल शर्मा जी हैं जो वेबिनार के अंत में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे। इस समय मैं अपने दिल्ली ऑफिस से बात कर रहा हूँ। यदि आप मुझसे सुन पा रहे हैं और सही से देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आप सभी अपने बारे में बताइए कि आप कंसल्टेंट हैं या डीएसए हैं या सीए हैं या बिजनेसमैन हैं, और मेंशन कीजिए कि आप लोग किस सिटी से हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, आज के वेबिनार में मैं कुछ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप कम सिक्योरिटी पर अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए लोन अरेंज कर सकते हैं। आज के वेबिनार में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और होटल सभी तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप 1 लाख से लेकर 500 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी बैंक्स में एक्सेप्टेबल होती है। इस रिपोर्ट को सीखने के बाद अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं। यदि आप यह रिपोर्ट अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। यदि आप यह रिपोर्ट अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यह रिपोर्ट सभी गवर्नमेंट लोन स्कीम जैसे कि मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, CTMSC स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन स्कीम आदि में काम आती है। देश में 6 करोड़ से ज्यादा MSME है। हर साल लगभग 6 करोड़ MSME को नए लोन के लिए या एग्जिस्टिंग लोन को रिन्यू करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा की जरूरत पड़ती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के कार्य में कितना स्कोप है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना सीखकर आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही अपने क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं। इस रिपोर्ट को बनाना सीखने के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। आप इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। मेरी टीम आपको इसमें हेल्प करती रहेगी। यदि आप इसे सीखने के लिए रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए रेडी। आज सैटरडे है तो हो सकता है कि कुछ लोगों की छुट्टी हो और कुछ लोग अपने काम छोड़कर मेरे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं कि आप मुझे अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको आपके समय की बेस्ट वैल्यू दूंगा जिससे आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम पर बहुत फोकस किया है। गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन स्कीम की शुरुआत 2015 में की थी। लास्ट 8 ईयर्स में 40 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन अकाउंट खोले जा चुके हैं। 23 लाख करोड़ से ज्यादा लोन इस स्कीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। सभी मुद्रा लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा बैंक में सबमिट करना होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कितना महत्व है। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ग्राउंड रूल बताना चाहता हूं। यह वेबिनार लगभग 2 घंटे तक चलेगा, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप मुझे कंप्लीट सुनिए। यदि आप बीच में जाना चाहते हैं तो आप वेबिनार से क्विट कर लीजिए, और आप 2 घंटे तक मेरे साथ रहना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस। थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट। आप लोगों से एक और आग्रह है कि आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए जिससे आप नोट्स बना सकें। अब मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने अपनी स्कूल नवोदय विद्यालय से की। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से पास की और स्कूल में टॉप 5 में रहता। उस समय मेरे मन में था कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियरिंग IIT, लेकिन स्कूल टाइम में प्रॉपर इंजीनियरिंग कोचिंग ना होने के कारण मैंने IIT का एग्जाम नहीं दिया और अपने रिलेटिव की एडवाइस में एडमिशन ले लिया। मैथ्स में अच्छा होने के कारण ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई CA पास करने में। CA कंप्लीट करने में 2 बार फेल हुआ। पहली बार जब फेल हुआ तब बहुत दुख हुआ क्योंकि लाइफ में कभी फेल हुआ ही नहीं था, लेकिन CA के एग्जाम ने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके बाद कई इंसिडेंट आए जब लगा कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से बढ़ता रहा। मैंने 2002 में CA पास किया और दिल्ली में करियर स्टार्ट किया।
दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नई थी, कोई मुझे दिल्ली में नहीं जानता था। फिर 2003 से मैंने डिसाइड किया कि क्लाइंट्स को फंड रेज करने में उनकी मदद की जाए। फिर क्या था, धीरे धीरे ये कारोबार चलता रहा। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना शुरू किया। लगभग 10,000 से ज़्यादा एमएसएमईज को लोन अरेंज कराया है। इस 20 साल की जर्नी में कई बार अप और डाउन आए। 2008 में परेशान होकर मैंने नौकरी ज्वाइन करने का मन बनाया, कुछ इंटरव्यू भी दिए, लेकिन 3 से 4 इंटरव्यू देने के बाद मैंने दोबारा डिसाइड किया, नहीं, दोबारा नौकरी करने के बारे में सोचना नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, दूसरा रास्ता है ही नहीं। उस डिसीजन के बाद लाइफ बदलने लगी और मैंने अपना पहला घर 2010 में खरीदा। एमएसएमई को लोन अरेंज करता हूँ तो उसके लिए सही एडवाइस देता हूँ। मुझे लगता है कि एक एमएसएमई को सपोर्ट करके उससे जुड़े हजारों लोगों की फैमिली को मैं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा हूँ। एमएसएमई जो बिजनेस करते हैं उससे मुझे लगता है कि मैं देश के लिए इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरा मिशन है कि मैं एमएसएमई ओनर को बिजनेस फाइनेंस में एजुकेट करूँ और 1 लाख फाइनेंस कंसल्टेंट को ट्रेन करूँ, जिससे वह 6 करोड़ एमएसएमई को सही फाइनेंशियल सर्विस दे पाएँ और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद कर पाएँ। वेबिनार के अंत में मेरी टीम आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएगी। इस सब्सक्रिप्शन का आप आज का ऑफर 499 रुपये से लेके 8,500 रुपये तक है। आज मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिखाने के साथ साथ बिजनेस फाइनेंस की कुछ टिप्स भी आपको शेयर करूंगा, जिससे यदि आप एमएसएमई ओनर हैं और अपने लिए लोन ले रहे हैं तो बेस्ट लोन प्रोडक्ट को एट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं तो अपने क्लाइंट के लिए सही लोन प्रोडक्ट और सही बैंक सिलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कम सिक्योरिटी पर लोन अरेंज कर सकते हैं, वह भी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर। यह इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में प्रतिदिन न्यू स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनके पास बैंक को मॉर्गेज करने के लिए सिक्योरिटी नहीं होती। इस वजह से स्टार्टअप ओनर और एमएसएमई ओनर अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने कई लोन स्कीम को बढ़ावा दिया है। बैंक और उन्होंने बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने हैं। एक एक करके मैं इन स्कीम्स का आपको ब्रीफ देता हूँ। सबसे पहली स्कीम है मुद्रा लोन स्कीम। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 25 लाख तक मिल सकता है। इस स्कीम में कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है गवर्नमेंट की। दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 50 लाख तक मिल सकता है और इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इस स्कीम की एक और खास बात है कि लोन अमाउंट 35% तक सब्सिडी मिलती है। इसका हेलो सर, could you just repeat the last phrase please sir? आपको 17.5 लाख की सब्सिडी देगी। तीसरी स्कीम है स्टैंड अप लोन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम लोन 1 करोड़ तक आपको मिल सकता है। इस स्कीम में SC ST या वुमेन्स ओनरशिप का होना जरूरी है। इसमें मिनिमम 51% स्टेक होना चाहिए। इसमें भी कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। चौथी स्कीम है CGTMS स्कीम। ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस कर रही है। इस स्कीम में पहले लिमिट 2 करोड़ रुपए की थी, जिसमें मैं चौथी स्कीम के बारे में बता रहा था आपको। ये CGTMS स्कीम है। इसमें पहले 2 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट देती थी, बैंक को गारंटी मिलती थी, लेकिन अब ये लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 5 करोड़ कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी स्कीम है और आज के माहौल में 2 करोड़ से कोई बिजनेस प्रॉपर हो नहीं पाता है। और इसमें जो गारंटी फीस पहले एमएसएमई ओनर को देनी पड़ती थी वो 2% थी, जिसको गवर्नमेंट ने घटाकर 0.3% तक कर दिया है। मतलब ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और लोन अमाउंट पे। मतलब ऐसा नहीं कि सभी को 0.37% ही फीस लगेगी। ये डिपेंड करता है लोन अमाउंट की। 50 लाख तक अलग फीस है और 1 करोड़ तक अलग फीस है और 2 करोड़ के ऊपर अलग अलग। ये बैंक की रेटिंग पे भी डिपेंड करता है और क्लाइंट की रेटिंग पे भी डिपेंड। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। इवन प्राइवेट बैंक 1-1.5 साल पहले तक इस स्कीम में लोन नहीं करते थे
उन्होंने भी इस स्कीम में लास्ट 1-2 साल से काफ़ी काम किया है और हमने अपने क्लाइंट के लिए भी काफ़ी फंड इस स्कीम में अरेंज किया। 5वीं स्कीम है स्टार्टअप इंडिया लोन स्कीम। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 10 करोड़ तक मिल सकता है। सिर्फ इसमें यह कंडीशन है कि स्टार्टअप का रेवेन्यू स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए। वो कुछ बैंकों ने अपनी इसमें इंटरनल गाइडलाइन में कहा है कि मिनिमम 1 ईयर का विंटेज होना चाहिए और उसमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यह समझाता हूँ कि कई सही लोन प्रोडक्ट मिक्स करके आप मैक्सिमम लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला मैं एग्जांपल देता हूं कि अनसिक्योर्ड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी विद द वर्किंग कैपिटल लोन। यदि आपने कोई वर्किंग कैपिटल लोन किसी बैंक से ले रखा है और आप ज़्यादा लोन के लिए आपकी ड्राइंग पावर बनती है, लेकिन बैंक आपकी लिमिट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि आपके पास एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है। और यदि आप मान लीजिए कि आपकी जो डेटर्स हैं वो मिनिमम BBB रेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि आप किसी को मान लीजिए एयरटेल को सप्लाई करते हैं, आप किसी और आर्मी को सप्लाई करते हैं, तो उस तरह की बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी एडिशनल आपको मिल सकती है अदर देन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। इसमें वो हम लोग फैक्टरिंग भी कहते हैं। इंडिया में काफ़ी कंपनियां हैं, फैक्टरिंग कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप इसको एडिशनली सीसी लिमिट के अलावा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप ड्राइंग पावर्स के लिए बैंक को अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो इस डेटर्स को अपनी लिस्ट से हटा दें। दूसरा ऑप्शन है कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी विद द होम लोन। कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने होम लोन ले लिया है और उनको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में सबसे बेटर है कि आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो एडिशनल वैल्यू होम लोन की बची हुई है, होम लोन प्रॉपर्टी की बची हुई है, उस प्रॉपर्टी पे आपको वर्किंग कैपिटल अरेंज कर दें उनको, ना कि आप कोई अनसिक्योर्ड लोन 17-18% पे ले। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व की है जब हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं कि उन्होंने सही से अपना प्रोडक्ट का चयन नहीं किया है और उसको सही तरह से यूज नहीं कर पाए। तीसरी स्कीम मैं आपको एक बता सकता हूँ कि CGTMSE स्कीम विद द सिक्योर्ड लोन फैसिलिटी। आज से कुछ साल पहले CGTMSE स्कीम जब आप लेते थे तो उसमें कोई एडिशनल आप नहीं ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 सालों से एक हाइब्रिड स्कीम चालू की है। इसमें क्या है कि अगर आपकी बैंक आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं दे रहा है क्योंकि वो कहता है कि आपको सिक्योरिटी की हमारे पास नहीं है, आप और एडिशनल सिक्योरिटी लेके आइए, तो इस केस में आप बैंक को कह सकते हैं कि सर आप CGTMSE कवर कर लीजिए और हमें एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत हमारे पास नहीं है, आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लीजिए कि आपकी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ की चल रही है और आपके पास प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए, ठीक है, आप लेकिन आपकी DP बनती है 10 करोड़ रुपए की, जो ठीक है, बैंक आपको लोन देने के लिए एडिशनल तैयार है, लेकिन बैंक कह रहा है कि भाई आप एडिशनल सिक्योरिटी और लेके आइए। तो उस केस में आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, आपको पता हुआ तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज बैंक ये सारी स्कीम्स कई बार बताते भी नहीं। तो आप CGTMSE स्कीम की उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई 5 करोड़ आप अपनी प्रॉपर्टी पे कवर ले लीजिए और 5 करोड़ का हमें CGTMSE कवर दे। इस तरह के बहुत सारे बैंक्स इसमें आपको लोन दे देंगे, आपकी लिमिट्स को इंक्रीज कर देंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बैंक को कोई दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, वो जब भी पॉसिबल होगा जब आपको इन सब चीज़ों का, इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पता है। अदरवाइज वो कहेगा भाई अभी एडिशनल प्रॉपर्टी लेके आओ तो हम लोन दे देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। एक और मैं कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, स्टार्टअप लोन स्कीम और CGTMSE स्कीम को एक साथ आप अवेल कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनका 41 करोड़ का टर्नओवर था और उनको मशीनरी लोन लेना था 5 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया कि स्टार्टअप में उनका रजिस्ट्रेशन कराया, 5 करोड़ का टर्म लोन हमने स्टार्टअप में बुक किया उनके लिए और 5 करोड़ रुपए हमने CGTMSE स्कीम में अरेंज किया। इस तरह से 10 करोड़ का लोन हमने उनको विदा सिक्योरिटी का अरेंज किया। तो इस तरह से आप अगर दोनों स्कीम को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो 15 करोड़ तक का लोन आप इसको
इस स्कीम में अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन ले रखा है शहरों में। मैंने मैक्सिमम बैलेंस शीटों में देखा है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है। और उसमें जैसे नॉर्मली बैंक्स अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 50% लोन देते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 70-75% तक लोन देते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स एंड एनबीएफसी हैं जो कि प्रॉपर्टी वैल्यू पे कॉम्बो आपको ऑफर कर देते हैं कि आपने 70% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है तो वो 50% और 70% तक आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट भी दे सकते हैं। तो इसलिए आपको उस तरह की स्कीम में जाना चाहिए, उस तरह के लोन कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए, ना कि अनसिक्योर्ड लोन आप अपना 18% पे ले जो कि बहुत महंगा होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने 100 बैलेंस शीट ऑब्जर्व की है तो 90 लोगों ने इस तरह की गलतियां की। वो प्रॉपरली अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज ही नहीं कर पाते, अपनी सिक्योरिटी को प्रॉपरली, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो कैसे बैंकर्स को बोलेंगे। बैंक को तो जो कंफर्टेबल लगता है वो कर देता है। जब तक आपको अपनी नॉलेज नहीं होगी कि क्या क्या बैंक की स्कीम्स हैं या क्या क्या फाइनेंस के रूल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके आप बैंक को बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे बोरोवर कम इंटरेस्ट रेट पर मैक्सिमम लोन अवेल कर पाएगा। सभी एमएसएमई ओनर को चाहिए कि वह अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फिल करें और सही इनकम डिक्लेयर करें, यदि लोन लेते समय आपकी बैंक रेटिंग अच्छी आ सके और उन्हें रेटिंग के आधार पर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल पाएगा। ज़्यादातर बैंकों ने सिविल स्कोर के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट को लिंक कर दिया है। दूसरा टिप्स मैं बताता हूँ, सभी एमएसएमई ओनर को चाहिए कि अपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल या यूपीआई पेमेंट से करें, जिससे उनका मैक्सिमम सेल्स ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो पाए। यह बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बैंकर्स को सही सेल्स असेसमेंट करने में मदद मिलती है। यदि कैश सेल्स है भी तो भी कोशिश करें कि उसको कंप्लीट कैश सेल्स को अपने बैंक स्टेटमेंट में जमा कर दें। उसके बाद कोई पेमेंट करनी है तो बैंक से करें। ऐसा करने से एमएसएमई की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और एमएसएमई लो इंटरेस्ट रेट पर लोन के लिए बैंक और एनबीएफसी के साथ निगोशिएट कर सकते। कोशिश कीजिए कि आपकी कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो। तीसरी टिप्स है कि सभी एमएसएमई को यदि उनकी सेल्स जीएसटी लिमिट से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जीएसटी रिटर्न भरना चाहिए। बैंक की कई लोन स्कीम्स हैं जिसमें आपको और फाइनेंशियल नहीं देने, सिर्फ जीएसटी रिटर्न के बेसिस पर बैंक लोन मिल सकता है। चौथी मैं टिप्स आपको बताता हूँ कि मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। यह बहुत जरूरी है कि एमएसएमई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर मेंटेन करें और प्रॉपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। पांचवी मैं टिप्स बताता हूँ, मेंटेन गुड सिविल स्कोर। सही सिविल स्कोर और सही क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना किसी लोन को लो इंटरेस्ट रेट पर अवेल करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लोन उतना ही लें, उतना ही अवेल करें जितने की जरूरत है। मैंने देखा है कि कई एमएसएमई ओनर अनसिक्योर्ड लोन मल्टीपल बैंक्स और एनबीएफसी से अवेल कर लेते हैं अपनी जरूरत से भी ज़्यादा। बाद में यह सरप्लस लोन मार्केट में उधार के रूप में चला जाता है, जिसकी रिकवरी टाइम पर नहीं हो पाती और ईएमआई में डिफॉल्ट शुरू होता है। महीने के 15 दिन एमएसएमई ओनर के इसी बात में कंज्यूम हो जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ की ईएमआई देनी। बिजनेस में ओवर फंडिंग भी उतनी बुरी है जितनी शॉर्ट फंडिंग। इसीलिए एमएसएमई ओनर का अपने विवेक और अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखकर ही लोन अवेल करना चाहिए, ना कि किसी बैंक के डीएसए की सलाह। एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, अवॉइड क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड को तभी यूटिलाइज करें जब कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, जैसे कि कभी कभी इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अन्यथा क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करना और उसके बाद डिले पेमेंट करना किसी भी बिजनेस के लिए पॉइजन का कार्य करता है। इसके बाद सिविल खराब हुई तो फ्यूचर में सभी रास्ते लोन लेने के लिए बंद हो जाते हैं। सभी बैंक में इंटरेस्ट रेट को सिविल स्कोर से लिंक कर दिया गया है। एक और मैं आखिरी टिप्स आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की जो लोन की स्पेशल स्कीम्स हैं, आपको उनको यूज करना चाहिए। किसी भी अनसिक्योर्ड लोन को अवेल करने से पहले ये जरूरी है कि कोशिश करें
कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और ऐसी बहुत सारी लोन स्कीम्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9% से 10% तक मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ लोन स्कीम में सब्सिडी भी देती है। यदि इस सब्सिडी को हम लोन के इंटरेस्ट कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट अपने आप में कम हो जाएगी। यदि इस लोन स्कीम में इस स्कीम में लोन मिलना आसान नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप सारी जो पहले बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट लोन स्कीम में लोन मिलना आसान हो जाएगा। यदि कोई भी एमएसएमई ओनर पहले बताई हुई टिप्स को पूरा फॉलो करे तो सिक्योर्ड लोन उसको 8.5% से 10% के बीच मिल सकता है, अनसिक्योर्ड लोन 10% से 18% के बीच मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सही लोन प्रोडक्ट को चुनना कितना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब भी मैं किसी क्लाइंट की बैलेंस शीट स्टडी करता हूं तो उनका जो लोन का स्ट्रक्चर है वो ही सही नहीं होता। उन्होंने सही तरह का लोन प्रोडक्ट ही सिलेक्ट नहीं किया होता। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता। ज़्यादातर फाइनेंशियल कंसल्टेंट या तो डीएसए हैं या एक्स बैंकर है। उन्हें सही से बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस को समझना नहीं आता और ना ही उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन में डील करते हैं। उन्हें सभी लोन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट रखें। सॉरी। इसलिए सभी कंसल्टेंट्स, जैसे कोई व्यक्ति अगर पर्सनल लोन में डील कर रहा है तो वह उसी कैटेगरी में करता है। क्लाइंट की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वह पर्सनल लोन का ही सॉल्यूशन देता है। हाई इंटरेस्ट रेट पर होता है और शॉर्ट टर्म लोन होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी को चाइल्ड की एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो पर्सनल लोन डीएसए या फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्लाइंट को पर्सनल लोन का ही सजेशन देगा और यह लोन ही अरेंज करके देगा। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट एजुकेशन लोन से ज़्यादा होता है। पर्सनल लोन का रिपेमेंट पीरियड भी कम होता है। पर्सनल लोन का प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा पर्सनल लोन में कई मोरेटोरियम पीरियड भी नहीं होता। एजुकेशन लोन जिस पेरेंट की सैलरी कम है उसके चाइल्ड की एजुकेशन के लिए दिया जा सकता है और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है और इसे चाइल्ड की जॉब लगने के बाद रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट को सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम में अंडर सेक्शन 80 इनकम टैक्स के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है, जिससे पेरेंट की टैक्स लायबिलिटी और कम हो सकती है और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट और कम हो जाएगी। यह मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपका एक क्लाइंट है जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए पर एनम है। वह अपने चाइल्ड को हायर एजुकेशन के लिए यूएसए भेजना चाहता है, जिसके लिए 2 ईयर्स की फीस 50 लाख रुपए है, जो कि 2 ईयर्स में पे करनी है। यदि आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यह लोन क्लाइंट को 10.5 से 16% के बीच मिलेगा। इसका मैक्सिमम टर्म 5 साल का होगा और क्लाइंट को मैक्सिमम लोन 25 लाख पर्सनल लोन ही मिल पाएगा। इस तरह से क्लाइंट अपने चाइल्ड को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाएगा यदि बैलेंस पेमेंट के लिए उसके पास अपनी सेविंग्स नहीं है। तो एजुकेशन लोन का अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास आता है। यदि आपका क्लाइंट 30% टैक्स के स्लैब में है तो एजुकेशन लोन का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% पड़ेगा। इसके पर्सनल लोन की ईएमआई इमीडिएट चालू हो जाती है, जबकि एजुकेशन लोन में पेरेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के लिए मोरेटोरियम क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 25 लाख रुपए तक आएगी, लेकिन एजुकेशन लोन में आप 50 लाख तक लोन उस केस में मिल सकता है,
जिससे पेरेंट के कैश फ्लो पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और चाइल्ड की जॉब लगने पर पेरेंट और चाइल्ड मिलकर लोन को प्रीपे कर सकते हैं। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट की समझ होने से, क्लाइंट की सही रिक्वायरमेंट समझने से हम किस तरह से सही मदद कर सकते हैं। क्लाइंट को सही मदद करके आप क्लाइंट को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हैं, क्लाइंट को गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। जब भी बोरोवर लोन लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके सिविल रिपोर्ट और सिविल स्कोर। ज्यादातर केस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट ने अपने फ्यूचर कैश फ्लो को ध्यान में नहीं रखा है। ज्यादा लोन मिलने पर उसने उस फंड का मिसयूज किया है। कई बार डीएसए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने गलत लोन प्रोडक्ट क्लाइंट को बेचा है और अपने अच्छे कमीशन ओवर फंडिंग उतनी बुरी है जितनी अंडर फंडिंग। इसलिए डीएसए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट को चाहिए कि क्लाइंट को सही लोन प्रोडक्ट का सजेशन दें और क्लाइंट को डिसिप्लिन में रखें। अपनी अच्छी फीस के लिए क्लाइंट को ओवर फंडिंग नहीं कराए, मल्टीपल बैंक से फंडिंग नहीं कराए, क्योंकि यदि क्लाइंट की सिविल खराब हुई और टाइमली रिपेमेंट नहीं हुआ तो क्लाइंट परमानेंटली लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, आपका क्लाइंट परमानेंटली खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि क्लाइंट को सही सलाह दीजिए, सही लोन प्रोडक्ट दीजिए, मल्टीपल लोन फंडिंग नहीं दीजिए। एक बार मुर्गी को मारकर सभी अंडे निकालने से अच्छा है कि क्लाइंट को टाइम टू टाइम सही सलाह दीजिए, जिससे क्लाइंट आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, अगली बार अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आपको ही याद करें। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको बताता हूं कि किस तरह से सही लोन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप अपने या अपने क्लाइंट की इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैं एक क्लाइंट से मुलाकात हुई। उन्हें एक प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्ट 30 करोड़ रुपए की थी और उस पर ड्यूटी 28% की थी। इस तरह से टोटल प्लांट की कॉस्ट 38 करोड़ 40 लाख रुपए की थी। क्लाइंट ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक एमएनसी बैंक के साथ सैंक्शन करा रखा था मशीन खरीदने के लिए। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कंप्लीट केस को स्टडी किया और मैंने उन्हें सजेशन दिया कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जगह मशीन लोन के लिए अप्लाई कीजिए। मैंने क्लाइंट से पूछा कि आप अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? वह बोले हाँ कर सकता हूँ। मैंने फिर उन्हें सुझाव दिया कि आप इसके लिए डीजीएफटी से एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करें जिससे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगे। इसके साथ मैंने उनको सुझाव दिया कि यह लोन हम फॉरेन करेंसी में प्राप्त करते हैं जिससे हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट 4% पर आ जाए। यह लोन हमने 7 साल के लिए फॉरेन करेंसी में अवेल किया, वो भी सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट पर। इस तरह से 20 करोड़ का फॉरेन करेंसी टर्म लोन हमने अरेंज किया जिसपे हमने 7 साल में 5% इंटरेस्ट रेट की सेविंग की और जिसका अमाउंट लगभग 5 करोड़ के आसपास बनता है। इसके अलावा हमने 8 करोड़ 40 लाख रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी की सेविंग की। इस तरह से हमने टोटल 13 करोड़ 40 लाख रुपए की सेविंग की। इस बात से आप समझ सकते हैं कि सही लोन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप किस तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं और बिजनेस के कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस को वायबल बना सकते हैं। इस सही एडवाइस का परिणाम यह हुआ कि आपका क्लाइंट कि आज ये क्लाइंट मेरे साथ है। मैंने रिसेंटली इस क्लाइंट को 90 करोड़ का लोन न्यू प्रोजेक्ट के लिए अरेंज करके दिया। तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है यदि आप लोग सही क्लाइंट को सही एडवाइस दें। अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक गलत डिसीजन से एक गलत लोन प्रोडक्ट बताकर कि आप किस तरह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है। यह एक रियल स्टोरी है। मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्क के बिजनेस में था। उसको एक कॉर्पोरेट से डिस्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के लिए मिला। इसके लिए उसे 8 करोड़ की मशीनरी इन्वेस्ट करनी थी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि 6 करोड़ का मशीन लोन आप अरेंज करवा दीजिए। मैंने उनका प्रपोजल तैयार किया और सिडबी में उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी और 1 महीने में मैंने सिडबी से 6 करोड़ का लोन अरेंज कर दिया। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी क्लाइंट को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाइट कैटेगरी का सबमिट करना था, जो कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी होता। क्योंकि फैक्ट्री दिल्ली के अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित थी, इसलिए क्लाइंट के लिए
पोजीशन डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट पाना मुश्किल था। क्लाइंट के पास दूसरा विकल्प था कि वह अपनी यूनिट को अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाए। क्लाइंट ने दोनों में से कोई भी डिसीजन नहीं लिया। क्लाइंट ने बिना मेरी नॉलेज के 8 करोड़ के बिजनेस लोन ले लिए, वो भी बिना सिक्योरिटी के। यह लोन क्लाइंट ने 20 बैंक और एनबीएफसी से लिए, क्योंकि कोई भी सिंगल बैंक 8 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता है, और उसने दूसरी स्कीम में भी कभी अप्लाई नहीं किया। इन सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट 18% के पास आसपास था, और क्लाइंट को मंथली 27 लाख रुपए पर मंथ की ईएमआई देनी थी। इन सभी लोन्स का मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ का था। क्लाइंट ने इन 8 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन से 8 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर ली और काम स्टार्ट। अब क्लाइंट को हर महीने 27 लाख रुपए की ईएमआई देनी थी। जब कोई भी एमएसएमई किसी कॉर्पोरेट के साथ कार्य करता है तो कॉर्पोरेट उसको लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन ही देते हैं, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट के साथ काम करने से आपके पास फायदा ये होता है कि वर्क कंसिस्टेंटली रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं आती। क्लाइंट 6 महीने तक ईएमआई देता रहा। क्लाइंट के पास अपना कुछ रिजर्व फंड था। पूरे महीने क्लाइंट का ध्यान इस बात पर रहता था कि नेक्स्ट मंथ की ईएमआई कहाँ से दी जाएगी। क्लाइंट का ध्यान प्रोडक्शन और मार्केटिंग से हटकर इस बात पर रहने लगा कि ईएमआई अगले महीने की कहाँ से दी जाएगी। 1 वर्ष के बाद क्लाइंट की ईएमआई बाउंस होने लगी और बैंक और एनबीएफसी के फोन आने लगे लोन रिकवरी के लिए। क्वालिटी भी गिरने लगी और रिजेक्शन बहुत आने लगे गुड्स में। ज़्यादा रिजेक्शन के कारण क्या हुआ कि कॉर्पोरेट ने क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और क्लाइंट को नए ऑर्डर देना। उस क्लाइंट का कैश फ्लो बिल्कुल रुक गया, क्लाइंट का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया और उसके ऊपर 5 करोड़ का लोन बचा हुआ। बैंक और एनबीएफसी से रोज फोन आते थे रिकवरी। एक दिन क्लाइंट अपना बिजनेस छोड़कर चला गया, उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया। इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट ने क्या क्या गलती की। नंबर 1, ना ही क्लाइंट ने और ना ही डीएसए ने प्रॉपर कैश फ्लो का असेसमेंट किया कि कितना कैश फ्लो बिजनेस से जनरेट होगा और कितना ईएमआई उसको पे करनी होगी। क्लाइंट ने 36 मंथ के लिए हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लिया, जिसका रिपेमेंट 36 मंथ में करना मुश्किल था। क्लाइंट अगर मशीन लोन लेता किसी भी अदर एनबीएफसी से या किसी और दूसरे बैंक से, तो क्लाइंट गवर्नमेंट के मशीन की सब्सिडी स्कीम का फायदा ले सकता था। मशीन कॉस्ट की 25% तक कैपिटल सब्सिडी का फायदा ले सकता था, जिससे उसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती। क्लाइंट का प्रोजेक्ट वायबल होगा। आज के कंपटीशन में बिजनेस के लिए हर एक रुपए को बचाना महत्वपूर्ण है, तभी आप बिजनेस में बने रह सकते। एक गलत डिसीजन लेने से आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डीएसए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट वह लोन प्रोडक्ट बेचते हैं या क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द डीएसए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्लाइंट की नीड को सही से समझते नहीं हैं और ना ही सही लोन प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को लोन के सभी लोन प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं होती। वह वही प्रोडक्ट सेल कर देते हैं जिस लोन प्रोडक्ट में वह डील करते हैं। यदि फाइनेंशियल कंसल्टेंट अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में डील करता है तो वह क्लाइंट की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ही अरेंज करके देगा, चाहे यह लोन क्लाइंट के लिए सुटेबल हो या नहीं। दूसरा रीजन है कि यदि फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपने कमीशन को सबसे ऊपर रखते हैं, वह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, वह शॉर्टकट रूट फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंसल्टेंट फाइनेंस के फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी फाइनेंस का एकेडमिक कोर्स किया ही नहीं होता, जिससे वह सही से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसके कैश फ्लो, गवर्नमेंट पॉलिसी आदि को समझ पाए। वह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पाते। 99 फाइनेंशियल कंसल्टेंट का बैकग्राउंड फाइनेंस के एजुकेशन से नहीं है, या तो उनका बैकग्राउंड मार्केटिंग का है या वह एक्स बैंक।
फंडामेंटली उन्हें फाइनेंस के बेसिक कंसेप्ट का आइडिया ही नहीं है और यहाँ पे बहुत गैप। तो मेरी राय यह है कि सभी डीएसए और फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कि क्लाइंट को सबसे ऊपर रखें और अपने कमीशन को सबसे बाहर। ज़्यादातर सीए अपने क्लाइंट के लिए टैक्स मैटर में बिजी रहते हैं और वैसे उनको बैंक की पॉलिसी का भी इतना आइडिया नहीं होता, और मैक्सिमम एमएसएमई अपने सीए से फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कस नहीं करते। वह साल के आखिरी में ही अपने सीए के पास जाते हैं जब उन्हें अपना ऑडिट और रिटर्न फाइल करनी होती है। ज़्यादातर एमएसएमई ओनर का बैकग्राउंड मार्केटिंग का होता है या वो टेक्निकल होते हैं। वह भी फाइनेंस के फंडामेंटल्स को नहीं समझते, ना ही वो अपने सीए के पास जाते हैं। वह सभी कार्य खुद करना चाहते हैं छोटी सी फीस बचाने के लिए। ज़्यादातर नुकसान और ज़्यादा नुकसान करते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे जितने भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं वह सभी खुद कार्य करना चाहते हैं, चाहे वह मार्केटिंग का हो या सेल्स का हो या फाइनेंस का हो या फिर प्रोडक्शन का। यह तरीका सही नहीं है। एक व्यक्ति सभी चीज़ों का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? ना ही उनको सभी फील्ड की संपूर्ण जानकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप बीमार हैं तो मेडिसिन लेने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किसी मेडिकल शॉप पर जाकर मेडिसिन लेंगे। हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर यह गलती करते हैं, वह अपने को सभी फील्ड का एक्सपर्ट समझते हैं, एक्सपर्ट की राय नहीं लेते, बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के वर्किंग डिसीजन ले लेते हैं। ज़्यादातर ओनर का बैकग्राउंड टेक्निकल या मार्केटिंग का होता है। उन्हें सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। इवन उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। वह वही फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उन्हें उनका बैंकर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट या डीएसए बता देता है। क्लाइंट को वही लोन प्रोडक्ट बेच देते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता है, या फिर उनके पास वही सिंगल लोन प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। इन सभी बातों को ध्यान पर रखकर मैंने 80 से ज़्यादा लोन प्रोडक्ट का financesaver.com पर एक्सप्लेन किया है, जिससे आप सही लोन प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए मेरी राय है कि कोई भी लोन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ओनर खुद या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ मिलकर सभी फैक्टर को कंसीडर करके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लें। किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट या ओनर का सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी पॉलिसीज, इनकम टैक्स प्रोविजन, जीएसटी प्रोविजन और सभी बैंक की डिफरेंट स्कीम को ध्यान में रखकर ही सही लोन प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए और सही बैंक का चयन करना चाहिए और उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मैं सॉफ्टवेयर के डेमो के लिए कपिल जी को बुलाता हूँ। स्क्रीन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट है। यहाँ आपको कंपनी की डिटेल्स वगैरह सब डालनी होती है। लाइक हमने डाला हुआ है XYZ इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नंबर, बाकी सारी ये डिटेल्स हो गई। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आरओसी नंबर है, ये एड्रेस है। जब आप इसको सेव करेंगे डाटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा, कंपनी आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको इसमें डाटा सिर्फ और सिर्फ पुटअप करते रहना है। प्रपोजल फॉर टर्म लोन क्या है, लैक्स में सारा फॉर्मेट लैक फॉर्मेट है, लैक फॉर्मेट में ही आपको इसमें सारा डालना है। वर्किंग कैपिटल कितना है वो आपको इसमें डालना है। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाके रीडायरेक्ट कर देगा। ग्रुप प्रोफाइल में आपको यहाँ पर इसमें सारा ग्रुप प्रोफाइल डालना होता है। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस लाइन यहाँ पर आपको सब जगह मिलेगी। जितने भी पॉइंट्स हैं, मोस्टली पॉइंट्स में आपको एक इंस्ट्रक्शन लाइन मिलेगी जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट किया गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डाटा इसमें डालना है। उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं कि कहाँ से आपको कौन सा डाटा पिकअप करना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से गूगल से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये प्रोजेक्ट कंपोनेंट। यहाँ पर प्रोमोटर्स की डिटेल, डायरेक्टर्स हैं कंपनी के जो ऑनर हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है।
प्रपोज शेयर होल्डिंग, इसमें बेसिकली आपको डिटेल्स पुट अप करनी है, एसोसिएट कंसर्न, सारे ऑप्शंस हैं इधर। प्रपोज मैनेजमेंट टीम, कौन कौन है कंपनी में जो ऑनर है, उनकी डिटेल्स इधर डालनी होगी। ये आपको उसका ब्रीफ देना है आपके प्रोजेक्ट का, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री एंड द रीजन। ये सब एक इंस्ट्रक्शन लाइन सर, इसमें आपको सब जगह ऊपर मिलेगी। नीड ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपको इसमें डिटेल्स डालते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट उस पर लेकर के जाएगा। अब ये यहाँ पर मैंने सेव किया, ये ऑटोमेटिक डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल पर लेके जाएगा कि रॉ मटेरियल की क्या क्या डिटेल्स है। जहाँ पर हम डालेंगे लास्ट में इसको सेव करेंगे, ऑटोमेटिक इसमें सेव हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज क्या क्या हैं, एयर एमिशंस क्या क्या हैं, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट क्या क्या है, पीटीपी प्लांट डिटेल्स इसमें डालनी होंगी आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है या आपको नहीं कि क्या डालना है उसमें नहीं डालना है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन से आप एक आइडिया ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन इसमें डालना होगा सर, उसकी यूसेज क्या है, क्या क्या डिटेल्स है, कहाँ का उसको यूज करना है, वो भी इसलिए उसका ब्रीफ आपको डालना होगा। और एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, उसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, आपकी प्रोजेक्ट का साइट मैप क्या है, लिस्ट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, एग्जिस्टिंग साइट फोटोग्राफ्स, आप यहाँ से चूज करके फाइल अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ये आपको नेक्स्ट ऑटोमेटिक नेक्स्ट पर रिडायरेक्ट करेगा। प्रेजेंट मार्केट पोजीशन, डिमांड सप्लाई, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्टैटिक्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रपोज मैनेजमेंट टीम क्या है, अभी इसमें आपसे पूछा जाता है सर मार्केट के सर्वे के बारे में, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी है, कंप्यूटर एनालिसिस क्या है, अदर प्रेजेंट कंप्यूटर क्या है। शॉर्ट एनालिसिस क्या है, सब्सिडीज क्या क्या है उसमें, कॉस्ट क्या है ओवरऑल प्रोजेक्ट की, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल्स क्या क्या हैं, अदर कुछ डिटेल्स हैं तो वो सब इसमें डाल सकते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है सर कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपको अदर डिटेल्स आप नहीं डालना चाहते, आप इसको ऑफ कर दीजिए, ये आपको उसको आएगा नहीं है पेज में, रिपोर्ट में। ये फाइनली आपकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। इस तरह की रिपोर्ट आपकी बनेगी, मैं आपको दिखा दूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सवाइजेड इंडस्ट्रीज की, जो अभी हमने पीछे देखी थी, टेबल ऑफ कंटेंट।
बेसिकली जो सारे डिटेल्स हमने वहां पर फिलअप की थी वो एयर एमिशंस और नॉइस पॉल्यूशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ईटीपी प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेबल परमिशन, जो डिटेल्स हमने वहां फिल की थी वही डिटेल्स इसमें आई है। जनरल लोकेशन ऑफ द साइट, इसमें हम और भी दो चार चीजें उसमें अगर चाहते तो डाल सकते थे, लाइक उसका लैटिट्यूड वगैरह, लैटिट्यूड आ जाता है, उसकी प्रोजेक्ट की फोटोज आ जाती हैं, लिस्ट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज क्या क्या है हमारी, क्या इंडस्ट्री है उनकी, एग्जिस्टिंग साइट के फोटोग्राफ्स आ गए, प्रेजेंट मेकिंग पोजीशन, डिमांड सप्लाई आ गई, मार्केट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मिसलेनियस रिस्क असेस भी इसमें आ जाते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट, मटेरियल, पावर, वाटर, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस फ्लो चार्ट भी यहाँ पर आएगा, SWOT एनालिसिस, तो फाइनली ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट था जो भी आपने देखा। अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल इनपुट पर। ये सीएमए का पार्ट होता है, दोनों पार्ट यहाँ पर अलग अलग बनते हैं, उसके बाद दोनों को मैनुअली मर्ज करना रहता है। यहाँ पर आपको इसमें भी सर, इसमें आपको सब डाटा आपको डालना होगा, वो ऑटोमेटिक उसको सारा कैलकुलेट करके आपको देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आपसे पूछा जाएगा ए फॉर एप्पल, तो आपको एक ही जगह एप्पल डालना है, बी की जगह आपको बॉल डालना है। पोलो टी शर्ट का है ये। यहाँ पर भी आपको डाटा डालने के बाद में आप जैसे क्रिएट न्यू करेंगे, डाटा डालते जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसको सेव करके आपको नेक्स्ट स्टेप पर रीडायरेक्ट कर देगा। सेल साइड इंस्टॉल कैपेसिटी सबको रख के जाने के लिए बोलेंगे अभी। ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे लाइक 20 है, अब अपन इसको 21 कर देते हैं तो बाहर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर ये डाटा जो है चेंज होगा। कितना लगा? 300। कोई भी फिगर हम डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं सब जगह पर फिगर जो है चेंज होती जा रही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है वो आपको इसमें डालनी होगी। कंज्यूमेबल स्पेयर, ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है वो डालोगे आप। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस कितने हैं, फैक्ट्री सैलरीज एंड वेजेस कितने हैं, परसेंटेज फ्रेंच कितनी है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है, अपफ्रंट फी और टर्म लोन कितना है, वो आपको इसमें डालना होगा। आप कोई भी फिगर डालेंगे वो हेलो। उसको ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट करके आपको देगा, आपको उसमें कैलकुलेट करने की। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो नवनाथ। हाँ मैं हूँ ऑफिस कि में। आपका म्यूट नहीं है, अब मैंने कर दिया है। ओके, और कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, साइट डेवलपमेंट कितना है, बिल्डिंग्स, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है। तो ये सारी डिटेल्स है सर, ये सब आपको डालनी होंगी इसमें। ये assumptions, कितने ईयर का प्रोजेक्शंस, आप प्रोजेक्शन इसमें आपको चाहिए, लाइक 10 ईयर, तो 10 ईयर आप यहाँ पर डालेंगे, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट उसमें आपको 10 ईयर का प्रोजेक्शन आपको पूछेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सेल्स टोटल इनकम है। यहाँ पर भी आपको सारा इसमें डाटा, ये आपने वहाँ पे पीछे 10 ईयर्स का डाला था प्रोजेक्शन, तो इसलिए 10 ईयर्स का पूछ रहा है। 24, 25, 26, 32, 33। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन है। ऐसे ही ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये डिविडेंड और ड्राइंग्स, वर्किंग कैपिटल,
डेप्रिसिएशन कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, कितना है, मीन्स ऑफ फाइनेंस कितना है, टर्म लोन कितना है, इंटरेस्ट बेयरिंग अनसिक्योर्ड लोन्स कितना है, अदर वैल्यूज कितनी है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कितना है, ये बेसिकली आपसे सब सारी चीजें ये पूछता है। ठीक है, वही डाटा आपको इसमें पुट अप करना है। बेसिक इंस्टॉल कैपेसिटी, अदर एक्सपेंसेस, अपफ्रंट फी, सारी चीज सब चीज आपसे पूछेगा। आईआर रेशो ये आपको ऑटो कैलकुलेट करके देगा, डीएसआर रेशो ये आपको ऑटो कैलकुलेट करके। फाइनली फिर ये आपकी जब रिपोर्ट बन जाएगी तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये आपका सीएमए डाटा वाला पार्ट है। कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए दोनों को आपको मैनुअली मर्ज करना होगा। ये इस तरह से आपका सीएमए डाटा बन जाए। तो ये आपका बेसिकली इसमें ग्राफ सारी चीज सब आपको ऑटोमेटिक करके देगा ये आपको। बस आपको दोनों को सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों को जो है मर्ज करना है लास्ट में मैनुअली। Although no, it's not like that. You can change multiple times. You can. ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो जो डाटा आप लोगों ने वहां पीछे फिल करेंगे वही चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आईएआर रेशो, डीएसआर रेशो, ये सारी चीजें सब आपको ऑटो कैलकुलेट करके ये देगा। इजी टू रीड है। इसमें एक्चुअली अभी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये, और मतलब हर तरह के क्लाइंट होते हैं। एक क्लाइंट होता है जिसकी नीड होती है 20 लाख के लोन के लिए, और 20 लाख के लोन के लिए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब हम बनाएंगे करेंगे इतना टाइम लगेगा। तो इसके लिए सर हमारे पास हमारी वेबसाइट पे आप अगर देखेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि ना 3 ऑप्शन है। एक है स्मॉल, एक मीडियम और एक बड़ा वाला बिग। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 20 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्मॉल वाले सेक्शन में जाएंगे। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट जल्द ही, बहुत जल्दी, काफी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉल वाले में जाएंगे, वहां पर आप 20 लाख 50 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना सकते हैं, दोनों अमाउंट तक की। उसमें कम पेजेस होते हैं, बेसिकली उसका एक बेनिफिट ये है कि उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और बिग में आप बिग में चाहते हैं बिग में भी बना सकते हैं। अच्छा, मेरा एक डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? बस सर 5 मिनट दीजिए, मैं बस हो ही गया। अभी मैं सारा क्वेश्चन Q&A स्टार्ट होगा, आप नोटपैड पे नोट कर लीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको दिखाया। सेंसिटिविटी डिक्रीज प्रोडक्ट कैपिटल यूटिलाइजेशन बाय 2%। जितना आप डालेंगे उतना उस हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करके देगा। तो ये फाइनली सर मैंने आपको दिखाया सीएमए का पार्ट, आईआर रेशो, डीएसआर रेशो, एनपीवी, पोस्ट टैक्स, सब चीजें आपको सब ऑटोमेटिक है। अब मैं इसके आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को लगता है कि इस सॉफ्टवेयर से आप इजीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। थोड़ा ट्रेनिंग लगेगा सर। कितने लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और कितने लोगों को लगता है कि यह सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है। यूजफुल है ये सॉफ्टवेयर, यूजफुल यदि है। आपका जवाब हाँ है तो मैं सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग परमिशन दे तो। ओके, हाँ। और बाकी के लोग
Yes, sir. Yes, sir. जी 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 Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है अभी, आप लोग सब देख पा रहे हैं? हाँ, Yes, sir. yes, sir. खाली आप लोगों के ऑफिस के स्टाफ भी कमेंट कर रहा है या और? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर का है सर, जनरेट इट योरसेल्फ। इसमें हमारे जो प्लान्स हैं वो स्टार्टर, बेसिक, एडवांस, प्रीमियम और एंटरप्राइजेस। में जो स्टार्टर है इसमें 499 रुपीज इसका प्राइस है, जिसमें अप टू 10 लाख लोन अमाउंट, 10 लाख रुपीज तक की कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सीएमए डाटा या दोनों ही चीज आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक। बेसिक में 10 से 50 लाख रुपए, 10 से 50 लाख रुपए तक का कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या सीएमए डाटा आप बना सकते हैं 699 में। और 50 ऐसे ही 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का 899, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का 1199, अब 5 CR 1399। प्रोजेक्शन ईयर्स इसमें मैक्सिमम 10 इयर्स डाल सकते हैं। एक्चुअल प्राइस जो इसका काफी ज्यादा है, 10,000, 5,000, 3,000, इधर 1,000। ठीक है, पेजेस जो होंगे वो 70, 100, 125, 150, 200 इस तरह से हैं। ठीक है सर, लोन अमाउंट मैंने आपको बता दिया। डिटेल रिपोर्ट होती है, ये अनलिमिटेड एडिट्स एंड डाउनलोड होते हैं 365 डेज तक। हमारे सभी प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी जो है वो 365 डेज है। ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं, ये है बल्क डील। ये जो अभी आपने देखा सर, ये सिंगल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट आपको मिलती है। ऐसे ही ये आता है सर बल्क डील। ये हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए, हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएस हैं, आईसीडब्ल्यू के मेंबर्स हैं, एमबीए, ठीक है सर, तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जो हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए। इसमें अनलिमिटेड एडिट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेंगी आपको 100 पेजेस की, और प्रोजेक्शन ईयर 10, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको 10, वैलिडिटी मिलेगी इसमें आपको 1 ईयर, 1 ईयर वैलिडिटी सभी में। ठीक है, एक्चुअल प्राइस है इसका 6,999।